करवाना है. You have to classify whether these are revenue or capital expenditure. ठीक है, we have already done this in chapter 2. इस chapter के अंदर फिर से आता है, so we'll just quickly do this again. So revenue expenditure क्या होते हैं? Revenue expenditure are those expenditure the benefit of which is short term. Maximum क्या होता है? Up to a year. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे आपने फर्नीचर परचेज करा, मशीन परचेज करी, ठीक है, जो भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं उनका बेनिफिट आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो 1 ईयर में एग्जॉस्ट हो जाता है. तो सबसे पहला एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रिपेयर्स, वाइट वॉशिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, at the time of purchase of an old building in order to make it usable. So whenever you purchase an asset, ठीक है, आप उस पे कोई भी एक्सपेंडिचर अगर करते हो वो एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है. ठीक है, सो दैट एक्सपेंडिचर विल बी टर्म्ड एज कैपिटल और रेवेन्यू. कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि वो बिल्डिंग के ही वैल्यू में ऐड हो जाएगा. ये चीज क्लियर है? Expenditure incurred to provide one more exit in cinema hall in compliance with a government order. So क्या हो रहा है? आप सिनेमा हॉल में एक क्या कर रहे हो? एक एडिशन कर रहे हो. ठीक है, सिनेमा हॉल इज अ एसेट, इट्स अ बिल्डिंग. अगर आप उसके अंदर कोई भी एक एक्सपेंडिचर करोगे, कोई भी एक एडिशन करोगे, मतलब आप रेनोवेट करवा रहे हो, तो रेनोवेट करवा रहे हो तो यू आर एक्चुअली चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इट. तो ये कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा? व्हाई? Changes. This is a cinema hall which would last for a long period of time, and बेनिफिट क्या मिल रहा है? benefit is that there would be an extension. लेट मी चेक. इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, रेवेन्यू है, ठीक है, इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. इट विल नॉट बी कैपिटल. फुल मार्क्स है. आउटस्टैंडिंग सैलरी था, रेंट वाला आया है, हाँ, बैड डेट नहीं आता. वेजेस एडवांस आया है. बढ़िया, बैड डेट में करवा दूंगा. ये स्कूल का वो है क्या? टेस्ट इसमें होते हैं सारे? साइन दे दीजिए, ठीक है. हाँ, तो देखो गाइस, आपने अगर एक्सपेंडिचर इनकर करा है टू प्रोवाइड वन मोर एग्जिट इन द सिनेमा हॉल. एक और चीज ध्यान रखो, जब भी आपके एसेट के अंदर कोई चीज का एडिशन होता है, दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. अगर लेट्स से मैं इस वार्डरोब को हटा के यहाँ पर एक गेट लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना. इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज माय रेवेन्यू. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज माय प्रोडक्शन कैपेसिटी. ठीक है, अगर मैं इस वार्डरोब को हटा के यहाँ पर एक और विंडो कर देता हूँ, नथिंग विल हैपन. लेट्स से एक सिनेमा हॉल है, फाइन, जैसे पीवीआर है. पीवीआर ने क्या करा? पीवीआर डायरेक्टर कट जो है उसने सब कुछ बंद कर दिया, एंड दे आर टेकिंग 6 मंथ्स टू रिवैम्प एवरीथिंग. तो वो क्या कर रहे हैं? वो अंदर ही अंदर चेंजेस कर रहे हैं. वो जो चेंजेस उन्होंने करे हैं ना, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट विल नॉट बी इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग में कुछ चेंज नहीं करा, उनने बिल्डिंग के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं करा, उस उनके पास जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में उन्होंने चेंजेस करा है. तो दैट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो सिनेमा हॉल अगर विद इन द सेम स्ट्रक्चर अगर वो चेंजेस कर रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. या फिर अगर ये होता कि सिनेमा हॉल के अंदर पहले सिटिंग कैपेसिटी 100 थी, वो सिटिंग कैपेसिटी 500 हो गई, देन इट वुड हैव बीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, because then your earning capacity has increased, your business earning capacity has increased. ठीक है, so capital expenditure basically is the expenditure on asset which provide benefit for many years. तो benefit in the form of what? Revenue ना. तो यहाँ पर revenue कैसे increase हो रहा है? कोई increase नहीं हो रहा. ठीक है, registration fees paid at the time of purchase of building, capital expenditure. Any expenditure done at the time of purchasing an asset is added to the value of asset. और एसेट क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ टी गार्डन व्हिच विल प्रोड्यूस टी आफ्टर 4 years, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, डेप्रिसिएशन
कितने साल का डेप्रिसिएशन आप लगाते हो जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे? 1 ईयर का ना. एनी एक्सपेंडिचर विच एग्जॉस्ट विद इन अ ईयर रेवेन्यू. ओके, so depreciation is revenue expenditure. Then the expenditure incurred in erection a platform on which machines will be fixed. Capital expenditure. ठीक है, जिन चीजों पे आप मशीन फिक्स करोगे, आप वो प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इट्स गोइंग टू बी योर एसेट. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, द बेनिफिट ऑफ व्हिच लास्ट फॉर 4 years. डेफर्ड रेवेन्यू होना चाहिए कि यहाँ क्यों डाल दिया ये तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. विल जस्ट सी द आंसर. एंड लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड टू सेट अप फैक्ट्री बिल्डिंग. तो अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हो तो प्लॉट क्या है? एसेट. एंड जब आपने वो एसेट परचेज करा, आपने कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर उस पे इंकर करा, इट विल बी एडेड टू द एसेट. सो दिस लीगल एक्सपेंस विल बी बिकम कैपिटल एक्सपेंडिचर. हाँ, तो ये देखो डेफर्ड रेवेन्यू लिखा हुआ है. दे हैवंट आस्क्ड, ऊपर ऊपर उन्हें रेवेन्यू और वही पूछ रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो ये डेफर्ड रेवेन्यू होता है. तो ये याद रखना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बाय नेचर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बीइंग डेफर्ड टू फ्यूचर. व्हाई? बिकॉज़ द बेनिफिट्स विल बी फॉर मेनी ईयर, इट विल बी टर्म्ड एज deferred revenue expenditure. Again, we have done this in chapter number 2. Okay, so एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. Yeah. Legal expenses incurred by the concern for income tax appeal. बताओ भाई, सिंपल है. लीगल एक्सपेंसेस बताओ. Why? यहाँ पर आपका एसेट क्या है? This is going to be your revenue expenditure ना. इनकम टैक्स अपील मतलब आपका इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ आया है. ठीक है, उसके लिए आपने इनकम टैक्स अपील फाइल करी है. यू हैव paid 7800 as legal expense to file some income tax appeal. So that's your revenue expenditure. 25,000 spent on the experiment which was not successful. Revenue expenditure. An industry shifted its plant to more suitable site and incurred on removing and reinstalling the plant at 45,800. So it's capital. नहीं, ये तो first का हो गया. Sorry. ये अच्छी से चल रहा है. I think capital ही होना चाहिए. Let me just check. More suitable. Deferred है. एक मिनट, why? Let me check. हाँ, तो ये तो कैपिटल है. When the plant is shifted to a more suitable site, the expenses should be treated as deferred revenue expenditure because the benefit from shifting is long lasting. ये गलत लिख दिया इन्हें. It will be capital expenditure. यहाँ पर इन्होंने ठीक लिखा है. When the plant is shifted to a more suitable site, the expenses should be treated as your capital expenditure because the benefit from shifting is long lasting. ये deferred क्यों है? सेकंड वाला. एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? $25 spent on the experiment which was not successful. Why this is deferred? Okay. ये वाला I'll just check and let you know. ये किस सेंस में बोल रहे हैं? इनको यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहिए. 25,000 spent on expenditure. कुछ ना कुछ. ठीक है, I'll just check and let you know this one. ये तो ठीक है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. 4, कंपनसेशन पेड टू रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हाँ जी, ये बताओ.
You're paying a compensation to an employee. Revenue expenditure. Okay. 26,000 spent as legal expenses to prevent the misuse of our trademark. Trademark is an asset. Trademark is intangible asset. So, Better it's like- so if you are spending this 26,000 to prevent misuse of the trademark, so that will be for many years. So it should be capital. So fourth and fifth. Okay. हे भगवान कैपिटल चेंज हो गई क्या Okay, fourth is revenue expenditure, fifth is revenue expenditure. No. हाँ, दोनों revenue expenditure दिखा रहे हैं. Fourth compensation ये तो revenue है 26,000 legal expenses. So it has been in the usual course of business to ensure protection of the existing business asset. Okay, so इसका मतलब कुछ और है. एक मिनट. So when you are spending 26,000 to prevent misuse of trademark, तो ये I think ये आपका जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है. So every year या फिर ट्रेडमार्क का मिसयूज नहीं हो उसके लिए यू आर मेकिंग एन एक्सपेंडिचर. So उस बेसिस से बोल रहे हैं. You are not adding some value to the trademark. So that's why it's a revenue expenditure. Company bought a new machine. Capital. And ये कैपिटल क्योंकि आपने एक मशीनरी को इंपोर्ट करा है, परचेज करा है, कैपिटल. एंड 10,000 पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल. रेवेन्यू. ये वाला बस चेक करना है. सेकंड वाले में कुछ डाउट हो रहा है मुझे. ठीक है. एंड गाइस ये क्लियर है. 26,000 स्पेंट ऑन लीगल एक्सपेंसेस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ ट्रेडमार्क. यू आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू ट्रेडमार्क. ठीक है. आप 26,000 स्पेंड कर रहे हो लीगल एक्सपेंसेस ताकि आपका ट्रेडमार्क मिसयूज नहीं हो पाए. they might be talking about for a particular year only. ऐसे नहीं बोला उसने कि misuse of trademark for many years to come. So maybe this 26,000 is spent on every year. ठीक है, ताकि वो misuse नहीं हो पाए. So आपको जो benefit मिलेगा trademark का misuse नहीं होने का वो एक ही year का मिलेगा. Maybe that. ठीक है. So it's a और revenue expenditure. अच्छा, next capital receipts क्या होता है? Capital receipts are those receipts which incur from sale of assets. Capital receipts are those receipts which are incurred from sale of assets. ठीक है. Second, from increase of liabilities. So capital receipts आपके पास कैसे आएगा? Either तो assets को sell करके आपके पास मनी आएगा. व्हाट इज रिसिप्ट्स? रिसिप्ट्स इज इनफ्लो ऑफ मनी. तो आइदर आप एसेट सेल करो आपके पास इनफ्लो ऑफ मनी आएगा. ठीक है. या फिर आप लोन लेते हो बैंक से, लायबिलिटीज इंकर करते हो तो आपके पास मनी का इनफ्लो आएगा. ओके. सो एग्जांपल्स यहां पर कुछ 12 से रिलेटेड है. एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नहीं दे रहा था. ठीक है. किसी ने होमवर्क करा पूरा ट्राई मतलब किया है बट कंप्लीट नहीं हुआ. तो मुझे प्लीज भेज दिया करो थोड़ा. ओके. Okay. So guys, last class में we have done trading account ना. Wait, just a purchase. Just give me 1 minute. यार इसमें थोड़ा सा weird क्यों हो रहा है structure इसका. Unsolved questions कहाँ दे इसको? PDF आपने शेयर करी? नहीं. Okay. So let's look at the first question.
फर्स्ट क्वेश्चन में दे आर आस्किंग यू टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेडर। ट्रेडिंग अकाउंट का आपको स्ट्रक्चर पता है? बनाओ जरा फटाफट, फटाफट फटाफट बनाओ। ये लास्ट डे है। आई एम डूइंग दिस सिंस नॉट मेनी स्टूडेंट्स हैव कम अप, तो मैं थोड़ा सा धीरे हूँ। नेक्स्ट वीक से मैं बहुत स्पीड में जाऊंगा इस चैप्टर में, बिकॉज 2 वीक्स में मुझे ये चैप्टर का पूरा फंडामेंटल्स कंप्लीट करना है, फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, फॉर रेस्ट ऑफ योर क्लास 11। So we have done rectification, we have done depreciation, we have done DRS, we are doing this chapter। तो 2 weeks में ये chapter में complete करवा दूंगा, and इसके बाद आपका class 11 का course complete, so we'll be preparing for the finals। जो भी आपका theory का part होगा, practical का part होगा। Okay, so trading account का format बनाओ। बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। 2 लाइन का trading account बनाना प्लीज, 2 लाइन का trading account। अरे 2 लाइन का trading account बनाना, ठीक है। सो क्रेडिट साइड पे क्या जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय सेल्स, यू विल राइट 6,25,000। एंड प्लीज ऊपर ध्यान रखना, व्हेन यू आर पुटिंग द हेडिंग यू हैव टू राइट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। क्रेडिट साइड पे यू विल राइट बाय सेल्स 6,25,000 एंड डेबिट साइड पे यू विल राइट टू परचेजेस 5 लाख। डन, बस क्लोज कर दो लेजर को। डेबिट साइड पे यू विल राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हमने लास्ट क्लास में करे थे क्वेश्चन। So मेरा 7th को एग्जाम है, उसमें टेस्ट में एडजस्टमेंट्स आ रहा है 7th of December। ओके, एडजस्टमेंट्स में आई थिंक ट्यूसडे से स्टार्ट कर दूंगा। ट्यूसडे नहीं, सॉरी थर्सडे से स्टार्ट कर दूंगा एडजस्टमेंट्स। डन, आ गया आंसर, आ गया 1,25,000। ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, मेक अनदर फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ऊपर हेडिंग आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। 6,25,000 सेल्स है, सो ऑन द क्रेडिट साइड 650 आ गया। 625 सेल्स था क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे परचेजेस आएंगे 5 लाख के। सो डेबिट साइड पे यू विल राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000 आ जाएगा। अरे देखो क्लोज करना आता है, तुम देखा नहीं? नहीं दे ही रखा। हाँ, रिया रिया कोई हेल्प कर दोगे उसको? जस्ट टेल हिम हाउ टू क्लोज द अकाउंट। परचेज आएगा, बस परचेज दे रखा था क्वेश्चन में। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया, लाइन नहीं ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, you have to make trading account, so please make the format। ऊपर आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। डन, फॉर्मेट बना लिया। ओके, सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल्स 7,55,000, you will write it in the inner column। हाँ, सेल्स रिटर्न दे रखा है ना, ठीक है। सेल्स बाय सेल्स 7,55,000 यू विल राइट इन द इनर कॉलम, और उसमें से आप माइनस करोगे सेल्स रिटर्न। बड़ा इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेल्स
you will write 7,55,000 in the inner column और उसमें से फिर आप माइनस करोगे सेल्स रिटर्न 5,000. डन. सेल्स सीख लिया. इनर कॉलम में जाएगा दोनों चीज माइनस करके आउटर कॉलम में. सो 755 माइनस 5 7,50,000 आउटर कॉलम में. देन ऑन द डेबिट साइड you will write first to opening stock 55,000. टू ओपनिंग स्टॉक 55,000. उसके बाद आप लिखोगे टू परचेजेस एंड अगेन आप परचेजेस भी इनर कॉलम में लिखोगे. व्हाई? बिकॉज देयर आर परचेज रिटर्न. तो परचेज रिटर्न उसमें से माइनस होगा. सो टू परचेजेस 2,50,000 इन द इनर कॉलम और उसमें से फिर माइनस करोगे परचेज रिटर्न 10,000 एंड आउटर कॉलम में देन यू विल राइट 2,40,000. ठीक है. आता नहीं है तो खत्म कर लिया क्वेश्चन. क्वेश्चन खत्म कर लिया. अंडरलाइन क्यों कर रखा है? कार्ड की स्कूल टीचर गलत कर रहा है सब कुछ. मैंने ऐसे कुछ नहीं करवाया. मैंने बोला अंदर अंदर लाइन डालते हैं बाहर थोड़ी लाइन डालते हैं. बाहर मैंने कभी भी नहीं बोला. वो नहीं आएगा. पीएनएल में जाएगा. ओके. ये सब डाल दिया. नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको याद करना है. लिस्ट मैंने लास्ट क्लास की जो वीडियो थी इसमें दे रखी है. सबसे पहला आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है फ्रेट. ये आपका डेबिट साइड पे जाएगा. फैक्ट्री लाइटिंग दिस विल गो ऑन द डेबिट साइड. wages this will go on the debit side. Coal, gas and water this will go on the debit side. Carriage on purchase this will go on the debit side. Carriage on sales कहीं नहीं जाएगा. Factory rent this will go on the debit side. Factory rent trading account में जाता है. Office rent नहीं जाएगा. Custom duty will go on the debit side. इसमें कस्टम ड्यूटी भी दे रखा है. मेरे ख्याल से कस्टम ड्यूटी जाएगा. दो ड्यूटी. इंपोर्ट ड्यूटी जाता है कस्टम जाता है. आई थिंक एक ही होना चाहिए. देखते हैं. ये सब डाल दिया. कस्टम ड्यूटी लग रहा है. कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी होना चाहिए ना डायरेक्ट. Because that would make more sense for carriage imports. इंपोर्ट ड्यूटी तो होता है. कस्टम ड्यूटी देखते हैं. कस्टम इंपोर्ट अलग अलग यूज हो रहे हैं कैसे. ओके. ये सब डाल दिया. On the credit side you will write, on the credit side below the sales you will write by closing stock. दे रखा है 75,000. अब एक रिक्वेस्ट है गाइस फटाफट कैलकुलेटर से आंसर निकाल लो. यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अभी के लिए. ठीक है. अगर 50,000 का डिफरेंस आ रहा है तो मतलब कस्टम ड्यूटी नहीं जाएगा. और मुझे लगता है जाना चाहिए. इंपोर्ट ड्यूटी तो जाता है. कस्टम ड्यूटी थोड़ा सा समझ नहीं आया. आर्यन कर लिया. डाल दिया सब कुछ. आर्यन डाल दिया सब कुछ. ये वीडियो गेम खेल रहा है. क्या वीडियो गेम? कौन सा गेम खेल रहा है? Guys, 429. Anyone? 429 1, 429 2, 429 3. No one. हाँ तो हाथ से निकाल.
Tomorrow I might take a class. I'll message. Profit and loss account tomorrow. Still required. हाँ हाँ, ऐसा नहीं हो जाए थोड़ी देर बाद पता चले यहाँ क्लास खाली है, सब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। कौन सा? Eco. Good time pass. आगे 249 429 आ रहा है, ठीक है। How much is custom duty? 25,000. So import duty, custom duty, they are all the same. Okay. आ जाएगा? Got any issue? There are 429. Closing stock 75,000. फिर आ रहा है 429. कैलकुलेट लेकर है? कौन सी कैलकुलेट है? साइंटिफिक, बेसिक? हाँ. ठीक है। ओके जी, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला देखो, आपको दो जो यूज करने होंगे। लास्ट क्लास में मैंने फटाफट थोड़े से क्वेश्चंस करवाए थे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स, व्हेन वी से सेल्स मतलब क्या लिखेंगे? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला में यूज करना है। फाइन। एंड अगर आप ऊपर देखोगे ना, नहीं देखो छोड़ो इस पे आ जाओ। हाँ, दूसरा चीज सीओजीएस निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एक तो आपको यहाँ पर अगर दो आइटम गिवन है, लेट्स से आपको नेट सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, यू कैन कैलकुलेट सीओजीएस। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट सीओजीएस गिवन है तो आप नेट सेल्स निकाल सकते हो। मतलब टू थिंग्स आर गिवन, यू कैन कैलकुलेट द थर्ड वन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको सीओजीएस निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। शायद कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर आप लोगों को ये दे रखा है 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। दैट मींस व्हाट? क्या बिजनेस ने जितने, बिजनेस के पास जितने गुड्स थे, क्या वो सारे सेल कर पाया उस ईयर में? नहीं। बिजनेस वाज एबल टू सेल 2/3 गुड्स ओनली, तो 1/3 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बट क्वेश्चन में कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक तो दे नहीं रखा। यार समझ, तो क्वेश्चन में आपको पहली चीज कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखी। दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं रखा, ग्रॉस प्रॉफिट दे नहीं रखा, सीओजीएस दे नहीं रखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना मुश्किल है। आपको सीओजीएस गिवन नहीं है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, आपको खाली नेट सेल्स गिवन है। सो कैन यू यूज दिस फॉर्मूला? नो। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट सीओजीएस। सो ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच? ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दे रखा, सो 0। नेट परचेजेस क्या होता है? परचेजेस 4 लाख माइनस परचेज रिटर्न दैट इज 10,000। ये आपका नेट परचेजेस हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो गया? 30,000। एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है? नहीं दे रखा। सो इसका मतलब क्या है? ये जब मैं निकालूंगा तो ये क्या आएगा? 390 प्लस 30 इज 4 लाख। ये 4,20,000 जो है, it represents all the goods which business have produced in a year. आपको क्लोजिंग स्टॉक तो दे नहीं रखा, आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर सकते हो? नहीं माइनस कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? हम यहां से क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपने 2/3 गुड्स सेल करे हैं तो आप 2/3 गुड्स का ही कॉस्ट लोगे। ठीक है, तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हो ना यहां से सीओजीएस में से, जब आप सीओजीएस कैलकुलेट करते हो, यू आर टेकिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑल द परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड व्हेन यू सबट्रैक्ट द क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक जो सेल नहीं हो पाया करंट ईयर में, उसका कॉस्ट आप निकाल देते हो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग सीओजीएस, सो दैट ये दोनों मैच करें। ये अगर 2/3 है तो ये भी 2/3 आ जाएगा, एंड मैचिंग प्रिंसिपल विल गिव यू द ग्रॉस प्रॉफिट। 10,000 इज परचेज रिटर्न। ये लॉजिक समझ आया?
जब आप अपना सीओजीएस कैलकुलेट कर रहे हो, आप जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो तो वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि आपने जितने गुड्स सेल करे हैं उतने गुड्स का कॉस्ट कितना है। बट यहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं रखा, तो दैट डज नॉट मीन क्लोजिंग स्टॉक जीरो हो गया। दैट मीन्स जब आपने क्लोजिंग स्टॉक यहां से माइनस नहीं करी, सो दिस 4,20,000 रिप्रेजेंट्स the entire stock which the business have produced in a year. The cost of entire stock which business have produced in a year. आपने सेल कितना करा? आपने 2/3 सेल करा ना, तो इसको आप 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये 4,20,000 तो आपके सारे यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस करे हैं उसका कॉस्ट बता रहा है, बट वो तो आपने सेल करे नहीं है। आपने 2/3 सेल करा है, तो 2/3 का कॉस्ट कितना होगा? 2,80,000। So now your gross profit will be, net sales is how much? 3,05,000 minus 2,80,000, so ये कितना दे देगा? 25,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक यहां इन्वॉल्व है? क्लोजिंग स्टॉक यहां इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि उसने गुड्स सोल्ड नहीं दिया, उसने बोला है 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। अगर वो यहां पर आपको मेंशन करता गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर अमाउंट 3,05,000, दैट मींस व्हाट? जितना भी गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस करा है उन्होंने सारा सेल कर दिया। बट जैसे ही उन्होंने बोला कि 2/3 यूनिट सेल करा है, आप जब ये सीओजीएस का फॉर्मूला यूज करके सीओजीएस कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग 2/3 यूनिट्स, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर स्टॉक विद बिजनेस हैव ड्यूरिंग द ईयर। व्हाई? क्योंकि ये तो माइनस करा ही नहीं आपने, तो इसलिए इसका भी 2/3 लेना पड़ा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करो, आपको बोला जाए कि प्लीज कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, कैसे करोगे? अगर आपने 2/3 4,20,000 का 2/3 सेल करा है, तो दैट मींस व्हाट? 1/3 सेल नहीं करा ना, तो 4,30,000 का 1/3 कर दो, दैट विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? ये कंफ्यूजन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है गाइस, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। बड़ा सिंपल सा बना लो, एक छोटा सा 2 लाइन का बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। So I'm just making a rough sketch of trading account. ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 2018 2018। ओके, सो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय सेल्स 2,50,000। So on the credit side I'll write buy sales 2,50,000। ठीक है, and you will write it in the outer column क्योंकि सेल्स रिटर्न तो है नहीं। Then on the debit side, see they have given you COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक चला गया इसके अंदर, परचेजेस सीओजीएस में ऐड हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीओजीएस में ऐड हो गए, क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस में एडजस्ट हो गया। मतलब क्या? मतलब जैसे ही आप सीओजीएस डालोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये सब स्क्रैप हो गया, देखना भी नहीं। ओके, सीओजीएस डालते ही आपको कुछ नहीं देखना, तो सीओजीएस विल गो ऑन द डेबिट साइड। कितना था, किसी ने देखा था? 2 लाख। अभी देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला भी तो लिखा था, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब आपको सीओजीएस दे रखा है, यू डोंट हैव टू लुक एनीथिंग एल्स, सेल्स में से सीओजीएस माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू क्लोज दिस। एंड इसमें से सीओजीएस माइनस करो,
यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इजी। अच्छा गाइस, एक ऑप्शन है बट थोड़ा सा वियर्ड टाइमिंग्स है। So for one of the student, I'm doing depreciation, but I'm doing it at 2:30 p.m. Monday to Friday. So अगर किसी ने depreciation ठीक से नहीं पढ़ना है, नहीं समझ आया, फिर से करना है, so 2:30 to 3:30 you can come. ठीक है, स्कूल टाइम में, but let's say on a particular day you haven't gone to the school, आपको आना है, प्रैक्टिस करना है, so you can come. ठीक है, okay. प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट हम नहीं बना रहे। अच्छा, किसी के पास डीके गोयल है जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, द ग्रीन वन? ग्रीन वन क्यों नहीं लेके आते? मुझे क्वेश्चंस करवाने थे कुछ। ठीक है, एनीवेज ये थोड़ा बहुत समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्लीज नेक्स्ट क्लास से डीके गोयल अपना अपना लेकर आओ। ठीक है, द ग्रीन बुक, नॉट द पर्पल बुक। पर्पल है किसी को? दो ही है, एक येलो है और एक ग्रीन है। ब्लू कौन सी है? वो टीएस है, टीएस ग्रेवाल ब्लू है। नहीं, येलो है और ग्रीन है, ब्लू तो कोई भी नहीं है। टीएस की है ब्लू, सॉरी, डीके की ब्लू नहीं है कोई। 11th कितनी डीके है? 12th में 3 है, टीएस भी 3 है, बट 12th के अंदर ना यू नीड टू परचेज जस्ट द फर्स्ट डीके गोयल, सेकंड और थर्ड नहीं करना डीके से। ओनली द फर्स्ट जो बुक होगी 12th के अंदर बाय द नेम ऑफ पार्टनरशिप, उसका डीके गोयल आपको करना चाहिए। इट हैज गुड क्वेश्चन। सेकंड बुक वेस्ट ऑफ टाइम, थर्ड बुक वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी आपका टेस्ट हुआ है कोई अभी इसका? एंड बाय द वे वो आपको रजिस्टर पड़ा हुआ है, याद रखना। वो शिवांगी, हाँ शिवांगी हैज लेफ्ट दैट। हाँ अच्छा, दे ही दो, आर्यन वो दे दिया। ओके गाइस, फॉर्मेट बना। फर्स्ट वन जो हुआ था एफएसए का ट्रेडिंग अकाउंट, वो ही हुआ था बस। अच्छा, और कोई नहीं हो रहा अभी? अभी होगा, मिलेगा। ओके। गाइस, आई ट्राई टू टेक अ क्लास फॉर 1 आवर टुमारो। जो भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भेजे हैं ग्रुप पे, आई एम गोइंग टू डिस्कस दोस। तो रेक्टिफिकेशन के भेजे हैं, डेप्रिसिएशन के भेजे थे ना? यस। और बीआरएस के भेजे थे। तो ये तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगा। एंड अगेन इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आज भी थोड़े बहुत भेजूंगा, एक एक। Appreciation के टेस्ट। हाँ, डेप्रिसिएशन, ओ मैंने भेजा नहीं। स्टार्ट्स के नोट्स कौन से नोट्स? नो नोट्स, डू इट फ्रॉम द बुक। मतलब इफ यू आर आस्किंग फॉर नोट्स रिलेटेड टू मीन मोड मीडियन, कोई यूज नहीं है उन नोट्स का। ठीक है, मीन मोड मीडियन इज ऑल प्रैक्टिकल, और मीन मोड मीडियन के ना वो है प्रॉपर्टीज है बस। सो इफ यू हैव दिस संदीप गर्ग, आई विल मार्केट दोस प्रॉपर्टीज। उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स से पूछ लेते हैं। सो आई लेट यू नो दैट। बाकी उसमें कुछ है नहीं। हमारे प्रॉपर्टीज भी नहीं आती, बस एक सिलेक्ट नोट्स दिए गए हैं, वन पेज फुल आंसर तो। हाँ, तो इसलिए ना स्टार्ट्स में इतना कुछ वो नोट्स बनाने का है ही नहीं। मतलब फर्स्ट 4 चैप्टर्स के बाद स्टार्ट्स में नोट्स का कुछ भी नहीं है। ठीक है, माइक्रो के चाहिए तो माइक्रो के पढ़े, कॉस्ट के पढ़े नोट्स, रेवेन्यू के पढ़े हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के पढ़े हैं, मार्केट फॉर्म्स के पढ़े हैं, इन सब के नोट्स हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, अगेन आपको डेट लिखना पड़ता है। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो ना, वो अगेन आप 1 ईयर का बना रहे हो, फॉर द ईयर। तो यू आर मेकिंग इट फॉर 1 ईयर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज व्हाट? इट इज अ, बाय नेचर इट इज अ
नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट करते हैं ऑल इनकम एंड गेन। सो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो भी नॉमिनल अकाउंट है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी नॉमिनल अकाउंट है। एक और चीज, अभी हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। फिर हमने देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, इनफ्लो ऑफ मनी। सो रेवेन्यू रिसिप्ट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल रिसिप्ट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। किसी भी चीज के साथ कैपिटल लगा हुआ है ना, वो बैलेंस शीट से रिलेट करता है, और किसी भी चीज के साथ अगर रेवेन्यू लगा हुआ है वो आइदर ट्रेडिंग या पीएनएल का पार्ट है। क्लियर? रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर ही जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। इनफ्लो ऑफ मनी एंड एक्सपेंडिचर इज आउटफ्लो ऑफ मनी। ओके, so profit and loss account is a nominal account, that means debit all expense, credit all income. Now the first thing which we write in profit and loss account is gross profit or gross loss which we have got from trading account, ठीक है। so अगर gross profit होगा it will come here, और अगर ग्रॉस लॉस होगा इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। अब आप लोगों को ये पूछना चाहिए ना कि ग्रॉस प्रॉफिट तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, तो यहाँ क्रेडिट क्यों हो रहा है, और ग्रॉस लॉस अगर आता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते, तो यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है, बताओ जी बताओ। इतना तो मैंने पढ़ा है कि ये आंसर कर पाओ, आई होप। Gross profit we write it on the debit side na, in trading account. Why am I writing it on the credit side here? क्या ये कि वो ये कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो लिखा था वो, दिस इज नॉट बैलेंसिंग फिगर। हाँ तो अब सो बैलेंस ब्रॉट डाउन टाइप बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, ठीक है, समवॉट इट इज करेक्ट आल्सो। बट एक चीज देखो, जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कैसे निकल के आया था, ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल के आया था व्हेन योर क्रेडिट साइड वाज ग्रेटर देन द डेबिट साइड और योर डेबिट साइड वाज ग्रेटर। So when your credit side is greater than the debit side, you are writing here 50,000. You are writing it on the debit side. Why? Because you have to make both the sides equal. Double entry bookkeeping कर रहे हो ना. But does it mean कि ये 50,000 जो है ये डेबिट बैलेंस है? No. अगर आपसे पूछे कि ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस क्या है, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ना. Why it is a credit balance? क्योंकि क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। आया समझ ये चीज, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे बिकॉज इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। आप बैलेंसिंग आउट तो कर रहे हो, वहां पर आपने डेबिट लिखा, यहाँ आपने क्रेडिट लिखा, बट यहाँ क्रेडिट पे क्यों आ रहा है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट इज प्रॉफिट, इट इज बेनिफिट फॉर अस। क्रेडिट साइड ऑल इनकम रेवेन्यू बेनिफिट्स, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस, सो आई कैन नॉट राइट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड, इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। और ये चीज याद रखना प्लीज, ये 12th में भी काफी स्टूडेंट भूल जाते हैं एंड उनको स्कूल एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। फाइन, क्या जब उनसे क्लास 12th में पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, दैट मींस व्हाट, दे से लॉस, इट इज नॉट लॉस, इट इज प्रॉफिट। वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ग्रॉस लॉस क्या है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड लिख रहे हैं। क्लियर? ओके, अब यहां पर और क्या क्या आता है, यहां पर अब आपके आते हैं सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पर आए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर क्या आएंगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपके आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन यू हैव योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड यहां पर क्या आता है क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे यू हैव योर ऑपरेटिंग इनकम,
ठीक है, अगेन इफ योर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन योर डेबिट साइड, if your credit side is greater than the debit side, you will get net profit. So इसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट और डेबिट? And if your debit side is greater than the credit side, then you have net loss. So ये 2 weeks हैं या उससे ज्यादा है एग्जाम के लिए? And today we are at 20th, so 10, हाँ 2 weeks है. 2 weeks से एक दो And DPS का? सर कल exactly 2 weeks. And मैडम आपका? 1.5 week for the test. Okay. And गौरी आपका मैनेज हो जाएगा, बाकी जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं खुद से कर लोगे, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है सर I might need some help with depreciation. मुझे ना आप मैसेज कर देना इफ यू आर एबल टू कम एट दैट टाइम 2:30 वाला, दैट वुड बी बेस्ट। एल्स ये होगा फिर मेरी कोई और क्लास होगी, सो आई कॉल यू, आई गिव यू क्वेश्चंस एंड जो भी आपको डाउट्स होंगे फिर आप बीच में पूछते रहना, वी कैन डू इट लाइक दैट, ठीक है? एंड गाइस 2 हफ्ते में कंप्लीट करना है तो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आओ, सुबह आओ, शाम आओ, दोपहर आओ। सब एडजस्टमेंट हाँ तो आई एम गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। 2 हफ्ते में एडजस्टमेंट नहीं होगा, आई टेक 1.5 months to 2 months to do these adjustments। स्कूल में तो एक हफ्ता मैं करवाऊंगा और स्कूल में करवा रहे हैं, फर्क देखना। सर हमें भी आधे मिनट एडजस्टमेंट खत्म करवा दिया, क्या मजाक है ये? कैसे कुछ समझ नहीं। ये तो बहुत एडजस्टमेंट जो है ना पूरा 1 to 1.5 months लगता है करवाने में। सर हमारे टीचर ने एक बार समझाया, फिर टीएस के सारे 16 क्वेश्चन कर दिए उसने क्लास में? नहीं नॉट कर दिए। तो अच्छा मैंने कर दिया लेकिन 2-3 बार। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। तो 2 हफ्ते में ना मैं आप लोगों को इतना तो करवा दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो आपके टेस्ट में आएंगी ही आएंगी, फाइन। बट चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, चैप्टर इज गोइंग टू टेक द एंटायर, नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई एम गोइंग टू बी रियली स्लो विद दिस चैप्टर, ठीक है? ओके, ये बना लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहले एक चीज देखो, इसी चीज को ना इसी पार्ट को आई कैन फर्दर ब्रेक इट डाउन। ये लिख लिया? हेलो पीपल, लिख लिया? क्लास खत्म नहीं हो गई? इसी चीज को आई फर्दर ब्रेक इट डाउन। देखो कैसे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल्स। फिर हमने नेट सेल्स में से ये आपको लिखना है गाइस, COGS माइनस करा, that will give you gross profit। and what is COGS? COGS is your opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock। Then from gross profit you will subtract operating expenses, you will add operating income, you will get operating profit। अच्छा, what do you mean by operating? तो ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? जिस पर्पस के लिए बिजनेस फॉर्म हुआ है, ठीक है? सो आई एम रनिंग अ बिजनेस, माय बिजनेस इज टू टीच स्टूडेंट्स, ठीक है? सो व्हाटएवर प्रॉफिट आई एम अर्निंग फ्रॉम द कोर एक्टिविटी ऑफ माय बिजनेस, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइन। लेट्स से मुझे बिजनेस के अंदर इनकम जनरेट हुई और मैंने क्या करा, बैंक के अंदर उसका फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, तो उस पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है,
वो जो इंटरेस्ट मुझे बैंक दे रहा है क्या वो मेरे बिजनेस इनकम से रिलेटेड है? नहीं, सो दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये जो है ऑपरेटिंग इनकम, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये मेरे बिजनेस ऑपरेशन से आ रहा है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट व्हिच यू अर्न फ्रॉम योर बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, फिर हम इसमें से माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेट्स से आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक उस पे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो उस लोन पे आपको एक ईएमआई भरना है। आप बैंक को बोलो यार मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया, मेरा बिजनेस तो प्रॉफिट कर नहीं रहा, तो बैंक क्या बोलेगा? ठीक है ठीक है ठीक है, आप इंटरेस्ट पे नहीं करो, आप बाद में पे कर देना। विल दैट हैपन? सो वेदर योर बिजनेस सक्सीड और वेदर योर बिजनेस fails or whether your business shut down, if you have taken loan from a bank you have to pay interest. They are not interested in knowing the profitability of your business, ठीक है, उनको तो अपना इंटरेस्ट चाहिए। So whether your business is operating at a loss or whether your business is operating at a profit, आपको बैंक को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। So that means what? जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक का, it is not related to your business operation, so it's a non operating expense। तो जो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मेरा बिजनेस क्या है? स्टूडेंट्स को पढ़ाना। मेरे पास एक एसेट है और वो एसेट क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। उस एसेट की वैल्यू मेरी बुक्स में कितनी है? 500 रुपीज। मैंने उसको सेल करा 100 रुपीज में, तो मुझे लॉस हुआ कि बेनिफिट हुआ? लॉस हुआ 400 रुपीज का। क्या मेरा काम है एसेट को सेल करके अर्न करना? नहीं। सो अगेन दैट लॉस विल बी अ नॉन ऑपरेटिंग। तो लिखवाऊंगा क्या क्या है, बट समझ आया? क्योंकि एक एसेट खराब हो रहा है, उस एसेट को मैं सेल कर रहा हूं, उससे मेरे पास मनी तो आया, बट विल दैट बी माय बिजनेस इनकम? नो। क्या वो मेरे ऑपरेशंस का पार्ट है? नहीं, क्योंकि मैं एसेट सेल करके नहीं कमा रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा के कमा रहा हूं। सो दैट विल बी माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो इसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड दैट विल गिव मी नेट प्रॉफिट। तो यही चीज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी है, और इसी चीज को मैंने आपको टेबल के फॉर्म में दे दिया है। ये दो लोग कौन आ गए? ये कौन है दिया? आपने ज्वाइन करा? नहीं, नहीं वो कोई और है, ठीक है। क्लियर ये चीज? सर जो नेट प्रॉफिट आता है वो क्रेडिट साइड पे लिखना है। नेट प्रॉफिट जो आता है वो डेबिट साइड पे लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें बैलेंस करना है दोनों साइड। नेट प्रॉफिट देखो हमने कहाँ लिखा है? डेबिट साइड पे लिखा है। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिखा है क्योंकि हमें दोनों साइड को बैलेंस करना है। यहां तक क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करवाऊंगा और ट्रेडिंग के क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो थर्ड टॉपिक है दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से रिलेटेड मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आई जस्ट एक्सप्लेन यू द कांसेप्ट, एंड जब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट्स होंगी, उसमें बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगा। एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर आपका मेन है, अगर वो समझ आ गया तो क्लास 12th विल बी समवॉट इजी। ठीक है, ठीक है, चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे।